सभी सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं और सभी सखियों को और प्यारी बुआ जी आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और संगीता, नए साल की शुभकामना। हाँ, नए साल की हाँ जी 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 बिल्कुल। मजा आ गया ना। नया साल जब तक सोचते रहते हैं कि है मतलब पूरे जनवरी माह तक तो लगता ही है कि अभी नया शुरू हुआ है और पता नहीं कब खत्म हो जाता है, मालूम ही नहीं चलता। लेकिन एक खुशी का संचार तो हो ही जाता है मन में। हाँ, क्या रे वाह, अच्छा नए साल में पहली बार मिल रहे हैं हम लोग। जी जी, तो बड़ी मतलब एक थोड़ा सा वातावरण भी पूरी तरह से बदल जाता है, अच्छा लगता है जी। तो और वातावरण तब बदलता है जब ये आजकल का जो मौसम है, तो धूप है, कहीं छांव है, कहीं कुछ है, कहीं थोड़ी सी बहुत मतलब थोड़ी सी तो नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा वाली सर्दी पड़ रही है। हम लोग को गुनगुनी धूप अच्छी लग रही है, गुनगुना, या कह सकते हैं कि गुलाबी जाड़ा है हम लोगों के लिए। लेकिन कुछ जगहों पर तो भाई जबरदस्त सर्दी है। तो सर्दी की धूप का आप मजा कैसे ले रहे हैं और क्या क्या करते हैं उस समय, उसकी बात करेंगे आज, है ना? हाँ बिल्कुल। और बुआ जी साथ ही साथ कुछ और चीजें भी देखिए बहुत शुरू होने वाली हैं जिसकी कुछ कुछ यादें होंगी। भाई शुरू कहाँ होने वाली, बल्कि चल रही हैं। यानी कि प्रदर्शनी लगती थी पहले और बड़ा साल भर उसका इंतजार रहता था ये सर्दी के मौसम में। और मेले तो अलग अलग समय में भी लगते रहते हैं, लेकिन प्रदर्शनी और मेले की जो खासियत होती है वो तो एक है कि हमारे साथी ने भी लिखा है कि छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, छोटे जो व्यापारी होते हैं, उद्योग करने वाले, वो चीजें लगाते हैं, वो तो होती है। उसके संग संग बचपन में जो हम लोगों को आकर्षण रहता था वो झूलों का, गोल वाले चक्की वाले जो झूले होते थे ना, वो झूले बड़े दूर से दिखाई भी देते थे बुआ जी, तो लगता था मेला शुरू होने वाला। और प्रदर्शनी में भी झूले होते थे। एक मौत का कुआं जैसा भी होता था, एक वो भी होता था जो बंदा शरीर में आग लगा के और कूद जाता था। तो उस तरीके के भी कारनामे भी होते थे। लेकिन जो आकर्षण हम लोगों के लिए होता था, यानी बच्चों के लिए, आपने बचपन में वो किन किन झूलों के मजे लिए हैं और किसमें डर लगता था, वो पेट में गुदगुदी जैसा भी होता था ना, है ना? और झूला रुकता भी नहीं था, और लगता था कि ये क्यों नहीं रोक रहा है। तो कैसे कैसे आपके अनुभव हैं वो याद ताजा कीजिएगा जी। और घूमने भी तो चलेंगे। अच्छा, घूमने चलेंगे ना। हाँ, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? देखिए बिल्कुल शेर की जगह है ये तो। लो फिर डराया तुमने। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, वहाँ चलेंगे, उसकी बात करेंगे। बिल्कुल। तो किस तरह से सिंह को संरक्षित किया गया और उनकी संख्या में वृद्धि हुई, इस पर बात करेंगे। और आज विश्व ब्रेल दिवस है, तो ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं, किसकी याद में बनाते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। किस तरह से बहुत सारे लोगों के लिए जो देख नहीं सकते उनके लिए वरदान के तौर पर हुआ, और बहुत कहना चाहिए कि क्रांतिकारी परिवर्तन सा आया, या एक जो इजाद हुआ, आविष्कार हुआ, वो वाकई बहुत बड़ा ये काम हुआ। यानी ब्रेल लिपि का जो आविष्कार हुआ। और ब्रेल लिपि जो है, हम सब जानते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए लिखने और पढ़ने की एक प्रणाली है जो फ्रांस के शिक्षाविद और अन्वेषक लुई ब्रेल द्वारा विकसित की गई, जिसे हम सभी ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। और लुई ब्रेल स्वयं दृष्टिबाधित थे। उन्होंने इस लिपि की आवश्यकता को महसूस किया और फिर अलग अलग अक्षरों, संस्थाओं और विराम चिन्हों को दर्शाती हुई कुछ बिंदुएं जो हैं उभरी हुई, उनके माध्यम से इस लिपि की पूरी खोज की और उसका आविष्कार किया। जी जी। तो पहले वैलेंटीन हो द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, जो बहुत से मायनों में अधूरी थी, जिसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता था। विराम चिन्ह, संख्या और गणितीय चिन्ह आदि नहीं होते थे। और ब्रेल ने 12 के स्थान पर 6 बिंदुओं के उपयोग से 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि बनाई। गणितीय चिन्ह और इसमें संगीत के नोटेशन भी लिए जा सकते थे। बहुत मुश्किल काम है ना किसी लिपि का कहना चाहिए आविष्कार करना, और इस तरह से सोचना कि कैसे उसमें आगे और इजाफा होता जाएगा और चीजें जुड़ती जाएंगी। तो ऐसे महान लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। और जब वो 15 वर्ष के थे, उन्होंने ये लिपि बनाई सन 1824 में। यानी ये लिपि की इजाद हुई 1824 में, पूरी हो गई थी। जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ। दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। हाँ। और अब 64 की बजाय जैसे जो हमने बात की, उसकी जगह अब 256 अक्षर, संख्या और विराम चिन्हों को पढ़ सकने की सुविधा है। और भारतीय ब्रेल जो है वो देवनागरी में है, 6 डॉट्स पर आधारित है। ये एकीकृत व्यवस्था 1951 में आसपास, मतलब 1951 के आसपास जो है ये स्वीकृत कर ली गई थी। जी। और ब्रेल लिपि के मद्देनजर विश्व ब्रेल दिवस को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर
2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें हर साल 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्म दिवस को उनके सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। विश्व ब्रेल दिवस आज के दिन अंध विद्यालय और प्रज्ञा चक्षुओं के लिए वरदान के स्वरूप ब्रेल लिपि को अपनाया गया था, जिसके फलस्वरूप प्रज्ञा चक्षुओं में अध्ययन के प्रति जागरूक होकर जीवन जीने की संकल्पना बढ़ी। इसके ही वैश्विक दिवस का आयोजन आज किया जा रहा है। ये उन सब में अनूठा और प्रभावी है। ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। और जिस महान हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लुई ब्रेल की, उन्होंने अंतिम सांस ली और वो सन था, वो दिन भी था 6 जनवरी 1852। तो उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उन्हें इस महान काम के लिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। लो दिन ढला रात होने लगी, तारों की दुनिया में खो जाओ तुम, मैं जाग कर तुमको देखा करूं। सो जाओ तुम, थोड़ा सो जाओ तुम, सुनैना सुनैना, मेरे सपनों को तुम देखो, आज मीठे सपनों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। तो कौन किसको देखेगा ये बताओ। हाँ बुआ जी। हाँ बुआ जी, भाई देखो ऐसा है कि हम चलेंगे तो पता नहीं सिंह हमें देखेगा कि हम सिंह को देखेंगे ये नहीं पता, लेकिन फिर भी चलेंगे तो है ये गिर वन्य जीव अभयारण्य। हाँ। तो तुम बताओ ये कहाँ कहाँ क्या क्या है, इसके बारे में कहाँ स्थित है। जी जी, तो गिर जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत के गुजरात राज्य स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी ये अभयारण्य है जो एशिया सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। और गिर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। गिर अभयारण्य कई सारे वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से जो है कुछ एक वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान और थोड़े से में जो वन्य जो प्राणी हैं उनके लिए आरक्षित अभयारण्य विस्तार। देखो भाई क्या है ना कि 1424 वर्ग किलोमीटर जो है इसमें तो फैला ही हुआ है। इसमें फिर उसमें क्या है 258 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान है, फिर 1153 वर्ग किलोमीटर वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित अभयारण्य विस्तार है। इसके पास में जो है ना मितियाला वन्य जीव अभयारण्य है जो करीब 18.22 किलोमीटर में फैला हुआ है। दोनों आरक्षित विस्तार जो है वो कहाँ पर स्थित है? हाँ, गुजरात, जूनागढ़ है और उसके बाद अमरेली, गिर, ये सब जगह हैं और सोमनाथ जिले का भाग है। तो सिंह दर्शन के लिए ये उद्यान और अभयारण्य विश्व में प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र है वैसे। लेकिन इसके विस्तार के बारे में जानकारी जो हमने अभी तक दी वो हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी थी। हाँ, बड़ी अच्छी तो है। भाई ये ना समझिए कि हमने बताया है, लेकिन हमारे साथी भी बराबर से शिरकत करते हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य का इतिहास 100 सालों से भी अधिक पुराना है और इसकी पूर्व भूमिका जो है प्राचीन इतिहास के संबंध रखती है। भारत और अन्य विस्तार में प्राचीन काल में सिंहों की जो है विविधता का महत्व है और लोकवार्ता में सिंह को जंगल का राजा तो कहा ही जाता है और होता भी है। इसके चाल ढाल जो अयाल वाले होते हैं ना सिंह, उनकी जो चाल ढाल होती है लगता है कि हाँ ये भाई राजा हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। वैसे हमारे प्रतीक में भी सिंह का उल्लेख है। हाँ। फिर क्या हुआ कि एशिया के विस्तार में विलुप्त होने लगी, इसकी जो संख्या थी कम होने लगे। तो जब इसकी संख्या कम होने लगी तो वहाँ पहले जो राजा थे उन्होंने गुजरात के क्षेत्र में मात्र 15 ही सिंह बचे थे। सोचो कितने कम हो गए। तब जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब द्वारा गिर क्षेत्र को सिंहों के लिए आरक्षित घोषित करके सिंहों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसे अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया, शिकार पर जब पाबंदी लगी तो उसके बाद गिर में सिंहों का संवर्धन हुआ और सिंहों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। तो यानी कि जो उद्देश्य था उसकी वजह से वो काम कारगर साबित हुआ है, कामयाब हुआ। जी। तो ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे और भी जीव हैं। एशियाई शेर के नाम से जानी जाने वाली शेर की प्रजाति जो है ये अपने प्राकृतिक आवास में रखी जाती है। शेरों के अलावा ये पंछियों, सरीसृपों
कीड़ों, स्तनधारियों, पौधों सहित बहुत सारे जानवरों का ये घर है गिर नेशनल पार्क। और जो इसमें जो पक्षियों में अगर बात करें तो चित्तेदार सियार, मगरमच्छ, चील, उल्लू और अन्य शामिल है। पार्क जो है नल सरोवर नामक एक शानदार झील के बगल में है। पानी का ये जो झील है, हाँ। पक्षी अभयारण्य के रूप में भी काम करता है नल सरोवर। वो सरोवर इस वजह से क्योंकि वहाँ बहुत सारे जी। जो है वो देखे जा सके, क्योंकि जब बिल्कुल। घूमते हैं ना बुआ जी तो इन्हीं जगहों पे घुमाया जाता है जी। कि भाई वो पानी पीने आएंगे तो फिर देखा जाएगा इनको। हाँ हाँ, तो ऐसी बातें होती हैं, तो इसी वजह से। और वहीं पर जो पंछी होते हैं वो भी आते हैं, तो जो वहाँ का निसर्ग होता है एक तरह से कहते हैं, तो वो पूरी तरह से उनके अनुकूल होता है, तो यही सोचकर इस तरह से बना दिया जाता है। तो गिर का जंगल 40 यहाँ पर स्तनपायी प्रजातियां, 425 पक्षी प्रजातियां, सरीसृप और कई प्रजातियां, हजारों कीड़ों की प्रजातियों का घर भी है। बताइए, कीड़े भी हैं। जी, बहुत ज्यादा। और गिरवन देश के अर्ध शुष्क पश्चिमी भाग में शुष्क पर्णपाती जंगलों का भारत का सबसे बड़ा जो है कॉम्पैक्ट पथ एशियाई शेर और पैंथरा लियोपार्सिका का घर है, जो IUCN रेड लिस्ट के अनुसार जो एक लुप्त प्राय पशु प्रजाति है, इस हिसाब से यह है। हाँ, तो भाई ये जो प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, उसको सफलतापूर्वक बचाने के लिए अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है और इन्होंने यहाँ पर ये बहुत काम हुआ है। फ्लोरा की अगर बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पतियों में जम्बू, करंज, उमरो, वड़, कलाम, चरल, सिरस और अमली जैसे विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां भी हैं। इन चौड़े पत्तों वाले पेड़ों द्वारा प्रदान की जाने वाली ठंडी छाया और नमी की मात्रा से इस क्षेत्र को लाभ होता है। एक पूरा माहौल बन जाता है ना, जब तक कि सब चीज न हो ना, फ्लोरा फौना, तब तक एक चीज ऐसे बनकर नहीं आती है कि किसी को रखा जा सके, कोई भी जीव जंतु। उसके लिए एक निश्चित तापमान, हरियाली, उस तरीके के पेड़ पौधे, उस तरीके की खुशबू, सब चाहिए, आबो हवा। तो वृक्षारोपण योजना के हिस्से के रूप में गिर की तटीय सीमाओं के साथ प्रोसोपिस और कैसूरिना लगाए गए हैं, तो ताकि वहाँ का पूरा जो है माहौल बन सके। और एशियाई शेर प्रकृति की सबसे राजसी बड़ी बिल्ली एक अनोखा उपहार है जो यहाँ देखी जा सकती है। और ये अभयारण्य जो है असाधारण जो सामाजिक आदतों और शिकार करने की क्षमता वाला एक अत्यधिक बुद्धिमान जानवर है। तो यानी बुआ जी, ये जो बड़ी वाली बिल्ली है और जो एशियाई शेर वगैरह हैं, उनके बारे में है कि ये बहुत बुद्धिमान जानवर हैं और गिर पक्षियों की 425 से अधिक विभिन्न प्रजातियों का घर रहा है। और एक्विला, कैलंगा, ग्रेटर, स्पाइटेड, ईगल, डालमेटियन, पेलिकन, उसके बाद पेलिकनस क्रिस्पस, इंडियन स्कीमर, रेंचोप्स, तो इस तरह के जो हैं वो जीव भी हैं और सभी विश्व स्तर पर खतरे वाली प्रजातियां हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हैं बुआ जी, बहुत सारी हैं। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ अगर घूमने जाना है तो खुली जीप में आपको ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके की जो होती हैं हाथी वगैरह पर जैसे बाकी अभयारण्य में जाते हैं, वैसा यहाँ पे आप नहीं जा सकते, ये व्यवस्था नहीं है। खुली जीप होती है, उसमें एक निश्चित सुबह और शाम 2 तरीके के खेप में लोग जाते हैं, मतलब समय निश्चित है, तो आपको पहले से बुकिंग करानी होती है और उसमें अंदर लेकर जाते हैं। अंदर बहुत बड़ी झील है, वो बहुत नयनाभिराम दृश्य होता है, बहुत सुंदर लगता है। वहाँ ऊंचा मचान भी बनाया गया, उस पर चढ़कर आप बहुत कुछ देख सकते हैं। उसके संग संग ये जो जीप चलती है उसमें आपको गाइड भी रहता है, जो कहीं उसको भी, क्योंकि वो पदचाप देखकर समझ जाते हैं, पद चिन्ह वगैरह, कि यहाँ से अभी शेर गया तो इस इलाके में होगा, उस इलाके में होगा। तो कभी कभी अगर सौभाग्य रहा तो आपको सिंह के दर्शन भी हो जाते हैं और जो बिल्कुल आराम से, अभी हम सर्दी के धूप की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही वो दिख जाते हैं, घूमते फिरते दिख जाते हैं, कभी कभी आराम का फरमा रहे होते हैं, तो उनको ऐसे देखा जा सकता है। और इसके संग संग एक और छोटा जंगल जैसा बनाया गया है जिसमें हम पिंजरे में होते हैं और शेर खुले में रहता है। वहां पर निश्चित शेर दिख ही जाता है, क्योंकि वहां पर 10-8 अपने हिसाब से वो वहां पर संख्या कम ज्यादा करते रहते हैं लोग, यानी मतलब जो संस्था है सरकारी, उनको लिए, तो वहां पर उनको ऐसे रखा गया है ताकि आप देख सकें। वहां पर निश्चित दर्शन हो जाते हैं सिंह के, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ किस समय जाएं, कैसा मौसम होता है, ये सब हम बात करेंगे। एक गीत सुनते हैं तब आगे बढ़ते हैं ना जी।
बर जानी चली हवा मस्तानी, दिल बर जानी चली हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी। दिल बर जानी चली हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी। दिल बर जानी चली हवा मस्तानी। प्यार में दिन ऐसे बीते जैसे बीते पल, प्यार में दिन ऐसे बीते जैसे बीते पल। जाने कब शाम हुई बीत गए चल। सुन मेरे प्यारे, आहा सुन मेरे प्यारे, ये है तेरी मेहरबानी, हंसते खेलते गुजरे ये जिंदगानी। दिल बर जानी चली हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे ये जिंदगानी। दिल बर जानी चली हवा मस्तानी। सारे सोए तू क्यों जागे, साथी क्या है बात। सारे सोए तू क्यों जागे, साथी क्या है बात। ओ जंगल के राजा आजा सो जा, हो गई रात। मीठे मीठे सपने ले आई निंदिया रानी, हंसते खेलते गुजरे ये जिंदगानी। दिल बर जानी चली हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे ये जिंदगानी। दिल बर जानी चली हवा मस्तानी। देखो हमारे साथियों ने भी, क्या तुम क्या कहना चाह रहे हैं? ये आबो हवा है ना जो हाँ। इतनी प्यारी सी चली हवा मस्तानी, जी। ये अभ्यारण्य की ही है वो जी। जी हाँ, बिल्कुल वहीं से आ रही है। और हमारे साथी ने भी हमें बाकी जानकारी में बढ़ोतरी करते हुए लिखा है कि विश्व में अफ्रीका के बाद इसी विस्तार में सिंह बचे हैं और गिर के जंगल को सन 1969 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इसके 6 वर्ष बाद इसका जो है 140 वर्ग किलोमीटर में विस्तार करके इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। तो अब जो है वो 258.71 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत हो चुका है। तो ये सारी जानकारी इन्होंने काफी दी है और इन्होंने ये भी बड़ा अच्छा सा ये बताया है कि वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के कई प्रयासों के फलस्वरूप इस अभ्यारण्य में सिंहों की संख्या बढ़कर अब 312 हो गई है। तो किसी जमाने में 15 थी, अब सोचो कितनी बड़ी बात है।
तो इस तरह से प्रयास तो करना चाहिए जब होता है। अब हम अगर यहाँ की आबो हवा की जो तुम बात कर रही थी तो उसकी भी चर्चा कर लें। उष्ण ऋतु में यहाँ की आबो हवा बहुत गर्म रहती है। दूसरे पहर में तापमान जो है करीब 43 डिग्री तक रहता है। शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री के नीचे चला जाता है। वर्षा काल में बेज यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत रहती है और सामान्यतः यहाँ वर्षा ऋतु का आरंभ जो है जून के मध्य से हो जाता है। सितंबर तक खूब बारिश होती है। वर्ष में 100 मिलीमीटर तक 1000 मिलीमीटर तक पानी बरसता है। कभी कभी अकाल भी यहाँ पड़ जाता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। दिसंबर से मार्च तक शीत ऋतु रहती है। अप्रैल से उष्णता बढ़ जाती है और जून के कुछ दिनों तक गर्मी का मौसम रहता है। तो भाई लेकिन बहुत गर्मी में न जाइए आप, सर्दी में जाएं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है और जो ठंड होती है वो बड़ा मन भावना मौसम रहता है, लुभावना मौसम रहता है। जी जी, मौसम और बुआ जी खुला खुला भी इलाका रहता है ना, तो गर्मी में अगर जाएंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। बहुत तेज धूप रहती है लेकिन वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं और कैसे कैसे वृक्ष हैं यहाँ पर, है ना? देखिए सूखे पताड़ वाले और वृक्ष होते हैं। जी जी, कांटेदार झाड़ियाँ के अलावा हरे भरे जो पेड़ होते हैं उनसे भी समृद्ध है गिर का जंगल। नदी के किनारे में बसा हुआ है और यहाँ के जो मुख्य वृक्षों में सागवान, शीशम, बबूल, बेर, जामुन और बील आदि है। तो गिर अभयारण्य मूलतः शेरों के लिए विख्यात है। हालांकि भारत के सबसे बड़े कद का हिरण और सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, बारहसिंघा भी यहाँ देखे जा सकते हैं। हाँ भाई, और यहाँ पर भालू और बड़ी पूंछ वाले लंगूर भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। गिर भारत का एक अच्छा पक्षी अभयारण्य भी है। काली फलगी वाला बाज, कठफोड़वा, एरियोल, जंगली मैना, पैराडाइज फ्लाईकैचर भी देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर अधोलिया, वालडेरा, रतनघुना और पीपलिया आदि पक्षी भी जो देख सकते हैं आप। और मगरमच्छ भी हैं जो हमने जैसे बताया ना कि आप जब अंदर जाते हैं वहाँ बहुत बड़ी सी झील है तो उसके अंदर मगरमच्छ है ऐसा कहते हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ी विशाल समूह आप जल का जब देखते हैं राशि तो बड़ी आंखों को बहुत सुकून मिलता है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गिर जंगल में ऊपर एक मंदिर है जहां बचपन में मैं अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ गई थी। वहां अधिकतम 10,000 कदम कुछ इन्होंने लिखा है कि अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन मेरे सबसे छोटे भाई की वजह से ऊपर तक नहीं जा पाए। और रात भी हो चुकी थी इसलिए वापस नीचे आ गए। लेकिन वो अनुभव मजेदार और यादगार था क्योंकि रात हो जाती है बुआ जी, तो ऐसी जगहों से लौटना जो होता है वो बड़ा जरूरी होता है। नहीं तो ये अभयारण्य में तो समय से निकाल ही दिया जाता है। आप उससे ज्यादा नहीं रुक सकते और समय जब आता है तो हमें भी अंतराल लेना पड़ता है। जी जी, है ना? तो लेते हैं एक अंतराल। ये जो तुमने अभी उसके पहले ठंडी हवा चलाई है ना, हमारे साथी बहुत दुखी हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं उनके। इतनी सर्दी में ठंडी हवा न चलाएं संगीता जी, थोड़ा धूप में बैठिए अब। तो इसीलिए देखिए ये लिख भेजा है ना कि सर्दियों की धूप बहुत सुहाती है। घर के काम से फ्री होते ही थोड़ी देर धूप में बैठ जाया करते थे, लेकिन इस समय शीतलहर चल रही है। सूर्य देव भी हल्की सी झलक दिखाकर गायब हो जाते हैं। अब तो रजाई में बैठकर ही सखी सहेली का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए सखी सहेली का आनंद लीजिए और इस गीत का भी आनंद लीजिए।
है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भंवरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भंवरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी ये मौज चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए हुए, जागी जिया में अरमान सोए। सोए किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए हुए, जागी जिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। सुनो पास ना, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवरे के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवरे के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी हाय कैसी ये मौज चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, गली गली कली कली, गली गली कली कली, गली गली। कली कली। जी क्या देखिए कलियों के बीच और हमारे इतने सारे जो मैसेजेस हैं जी। उनके बीच भी एक फूल से खिला हुआ एक जो है मैसेज है क्या? कि सर्दियों की धूप एक आदत बन जाती है, जल्दी जल्दी काम करके बैठ जाओ और गाने सुनो। कमेंट नहीं हो सकते क्योंकि सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देता। सब्जी साफ करने के लिए और सहेलियों से गपशप करने के लिए तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब सूर्य देव निकले। अभी तो धुंध और अंधेरा हो रहा है। परसों बहुत बारिश भी हुई, सो मौसम ठंडा ठंडा है। तो फिर हम तो यही कहेंगे बुआ जी कि मौसम ठंडा ठंडा ना हो, बारिश ना हो और कोहरा रहे, तो फिर हो गई बात, तुम्हारी पहुंच गई ऊपर तक ना, सब रुक गया ना। क्या बात है, तभी वो धूप क्या याद बात है। आती है संगीता ना। बिटिया ने कहा, अब देखना, अब कल से आप क्या देखेगा, अभी सब निकल आए होंगे सूर्य देवता। तो ओम भास्कराय नमः, ओम भानुवे नमः, सब करेंगे, ओम सूर्याय नमः शुरू हो गया होगा, है ना। क्या बात है भाई। देखिए ऐसा है कि ये सब कामना जो है हमारे साथी ऐसी ऐसी करते हैं ना, ये हमारी संगीता बिटिया ने भी आज वही कर दिया है। वैसे सर्दी के बारे में हमारे एक साथी ने 2 लाइन लिखकर भेजी है जो बड़ी प्रचलित है, कहावत है, लड़कन से हम बोलित नाही, जो है हमरा सगा भाई, बूढ़न का हम छोड़ित नाही, ओढ़े चाहे 7 रजाई। तो यही हाल आजकल उत्तर भारत में है, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है।
ठंड तो और ऐसे में कहाँ धूप में बैठा जाए, ये बताओ तुम हमें। तो फिर है ना? कर लेंगे इंतजार, फिर कल इंतजार कर लेंगे। तो भाई अभी आज देखिए गया है यहाँ से, आदेश तो नहीं कह सकते, आग्रह गया है हम लोगों का, शायद धूप वूप निकल आए। लेकिन हाँ ये है कि धूप में जब बैठते हैं तो पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है हमें। और अगर आप धूप में बैठते हैं तो सच बात है, ये हम लोग का अनुभव किया हुआ है कि फिर शाम को उस दिन ठंड कम लगती है। हाँ, कहते हैं ना कि भाई चलो धूप में बैठ लें, थोड़ा हाथ पैर सीधे कराएं जी, ऐसा है, तो थोड़ी सी गर्माहट मिलती है, तो हाथ पैर जो है बिल्कुल सलामत हैं, ऐसा समझ में आता है। नहीं तो उंगलियां तो लगती हैं ऐसी रहती हैं, है ही नहीं है। हाँ, तो और बिस्तर पे लगता है कहीं से पानी पड़ा हुआ है। ऐसे हमारे साथी ने लिखा है कि धूप, वाह क्या विषय है भाई, आजकल कहीं उत्तर भारत में दिखाई दे जाए तो सौभाग्य है, किसी कोने अतरे में घर के अंदर दिख जाए तो एक अनार 100 बीमार की कहावत चरितार्थ हो जाती है। माना आजकल हाई एयर ब्लोअर से भी लोग संपन्न हो चुके हैं, लेकिन धूप की तो बात ही अलग है। इसीलिए तो इस मौसम में 1 किलो तितलौकी ऊपर से चढ़ी नीम की डाल वाली कहावत चरितार्थ करती है। ऊपर से हम लोग भी थोड़े बहुत मिल रहे धूप की तासीर में प्रकृति के करीब न जा, रजाई और हॉट एयर ब्लोअर के ही शरण में है। अब फ्लैट संस्कृति में कौड़ा तो जलने से ही रहा, लेकिन धूप वो भी सर्दियों में भाई क्या कहने, हाँ बस यूं ही है झेलने। अब देखिए, तो ये बात तो है, लेकिन जब निकलती है धूप तो उसमें बैठने का मजा अलग होता है। खाली हम इंतजार भी अलग होता है बुआ जी। हाँ है ना, देखिए जी, जब धूप बिल्कुल। का इंतजार वैसे तो बहुत चीजों का होता है, लेकिन धूप का इंतजार आजकल के जो मौसम है उसको देखते हुए तो बड़ा ही मतलब बेसब्री से कह सकते हैं कि होगा। तो हमारे साथी ने इसीलिए तो लिखा है कि मजा कुछ और होता है, ये न केवल आपके ठंडे मौसम में गर्माहट देती है बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाती है। सर्दियों की धूप बहुत अच्छी लगती है। चटकती धूप न केवल ठंड से राहत देती है बल्कि पूरे शरीर की सिकाई भी कर देती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कुछ देर धूप में बैठ जाया करो। सभी के लिए सर्दियों की धूप बहुत जरूरी है। ऐसा करने से शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती और हड्डियां मजबूत होती हैं। क्योंकि कैल्शियम तो बुआ जी तभी काम करता है जी जब विटामिन डी हो। तो इसी तरह से धूप में जो चाय, देखिए बहाने भी होने चाहिए ना बुआ जी, कि धूप में बैठने के फिर अब ऐसे तो बैठा नहीं जाएगा। अच्छा, कुछ ना कुछ बहाने होने चाहिए, जैसे चाय होनी चाहिए, कॉफी होनी चाहिए, या कुछ काम होना चाहिए, कुछ सब्जियां वगैरह ले लेते हैं, फिर चले जाते हैं आराम से छत पर बैठकर। और कुछ काम लेने से ये रहता है कि बाकी लोगों के पेट में दर्द नहीं होता है। नहीं तो कहेंगे लो ये तो चली गई धूप लेने के बहाने आराम कर रही हैं, है ना। नहीं तो नहीं हम कहाँ आराम कर रहे हैं, हम तो मटर छील रहे हैं। हाँ, है ना, या हम साग साफ कर रहे हैं। हाँ, या फिर शाम के लिए जो सब्जी बनानी है, या वही साग साफ कर रहे हैं। कुछ है साग साफ करना, धनिया साफ करना। अच्छा, एक और मजेदार बात है, जितनी तो ठंड उतने ही ये ठंडे ठंडे साग आ जाते हैं। उनको पकड़ने में डर लगता है जी, है ना, एकदम ऐसे लगता है कि बिल्कुल करंट लग गया। हाँ गोभी जो पकड़ा देते हैं उसमें रहते हैं इतने कीड़े। हाँ, तो नहीं उनको पहले पानी में डालिए। हाँ, उनको पानी में डालिए, फिर वो हाथ ठंडा हो जाता है। तो ये सारी भी तो बात है। सुबह सुबह ब्रश भी करना रहता है। अभी एक हमारी साथी ने बताया, यहीं से गई है, उन्होंने कहा अरे पूछिए मत दीदी, ऐसे बस छूते ऐसे लगता है करंट लग गया। कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नल में करंट आ रहा है पानी की जगह। उंगलियां छू के देखना पड़ता है कि नहीं है, पता चला। अच्छा, मोजे पहनने से भी जो है ठंड का एहसास बिल्कुल जाता ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाता है। तो कपड़े सुखाने की भी बड़ी जद्दोजहद होती है। हाँ, साग सब्जी तो ठीक है, लेकिन कपड़े सुखाने की भी बड़ी जद्दोजहद होती है कि यहाँ डालो वहां डालो। तो फिर लेकिन धूप में जो सूखे हुए कपड़े होते हैं थोड़ी देर ही पड़ जाएं जी, लेकिन उसकी गर्माहट अलग होती है। उसकी गर्माहट अलग होती है। और जो ऊन के गोले होते हैं जी, उनसे जो स्वेटर की बुनाई होती है, कुछ कुछ कढ़ाई बुनाई तो क्रोशिया और जो है सिलाई वगैरह बिल्कुल तैयार रहती है जाड़ों में। मुझे हाँ, जैसे लगता है कि ऊनी कपड़ा अगर हम बुनेंगे, बुनाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हाथ में गर्माहट भी पहुंचती रहेगी। तो कुछ इसी तरीके के काम होते हैं। और पतंगबाजी भी आजकल खूब हो रही है। पतंगबाजी भी हो रही है और 14 जनवरी की तैयारी चल रही है। और फिलहाल हमें इंतजार है गीत का।
प्रदर्शनी, मेले और झूले। बचपन में पापा हमें प्रदर्शनियां दिखाने बहुत ले जाया करते थे। हमने इंदौर के टाउन हॉल में सबसे पहले सन 1970 में प्रदर्शनी में टीवी रखा देखा था। बड़ा कौतूहल हुआ था देखकर, और आज भी याद आता है मंदसौर शिवनी नदी किनारे पशुपतिनाथ जी के मंदिर के वहाँ कार्तिक माह में लगने वाला मेला, जहाँ हम सपरिवार जाते थे और बड़े बड़े झूलों पर बहुत झूलते, बिजली से चलने वाले उन झूलों पर बैठने के लिए 10 दिन तक मेला चलता था। तब तक रोज जाते थे, तो यानी इन्हें डर नहीं लगता है। हाँ, है ना? नयापन रोज देखिए, रोज जाना भी थकते नहीं थे जाते। बड़ी बात है ना, मजा आता है। हाँ, और एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि प्रदर्शनी में तो देखना होता है, कोई अच्छी चीज मिल जाए तो ले लेते हैं। कुछ यादें जब मेले में जाते थे, शादी के बाद तो गांव में घूंघट करना होता था, कुछ दिखाई नहीं देता था। लकड़ी वाला झूला झूलते थे बच्चों को लेकर, जिसमें 4 लोग बैठते थे, ऊपर जाता था और नीचे आता था तो पेट में गड्ढा सा लगता था। मेले में से चूड़ियां लाते थे, संभव होता तो फिल्म देखने जाते, वो भी दरी बिछाकर बैठ जाते। फिल्म शुरू, घूंघट ऊपर और ब्रेक में फिर घूंघट नीचे। अच्छा। हाँ। क्या बात है। आपने याद दिला दी पुराने समय और मेले की, वो भी एक यादें हैं। और बाहर अमेरिका गए थे तो राइड्स, जिसको हम झूले कहते हैं, वो लोग राइड्स कहते हैं। हाँ, राइड्स, तो वो भी ली और वहाँ बड़ा मजा आया। मेले में तो बच्चों को बड़ा मजा आता है, उनकी पसंद के तरह तरह के खिलौने मिलते हैं, धनुष बाण वगैरह और झूले। हाँ भाई, देखो ऐसा है कि जैसे हमने बात की थी शुरू में कि प्रदर्शनियां भी लगती हैं, उसमें किस तरीके के झूले लगते थे। बड़े बड़े वाले झूले जो होते हैं, छोटे वाले जो मेले वाले झूले होते थे, जो हाथ से चलाते थे हमारे कोई भाई बंधु, जिसमें सिर्फ 4 उसमें पालकी जैसा लटका होता था, है ना, उसमें भी कम डर नहीं लगता था। और ये जो बाद में बहुत बड़े बड़े अब आने लगे, वो भी अपने आप में बड़े, ऐसे देखने में ही बड़ा मजा आता है। तो ऐसे ही याद करके हमारे साथी ने मेले के बारे में लिखा है कि रोजमर्रा की जिंदगी से विराम लगाकर थोड़ी देर के लिए अपनों के साथ मनोरंजन करने का अवसर प्रदान करता है मेला हर व्यक्ति के दिल में अपनी अमिट स्मृतियां छोड़ कर जाता है। मेला जहां एक तरफ हमें मनोरंजन प्रदान करता है, वहीं बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। मेले में अपने कला कौशल का प्रदर्शन कर या वस्तुओं के बिक्री करके लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलते हैं। मेले जहां बच्चों में उत्साह उमंग भरते हैं, वहीं बड़ों तथा बूढ़ों के बीते हुए जमाने के किस्से कहानियों का हिस्सा होते हैं। तो ये मेला, कितनी सारी देखिए यादें होती ना बुआ जी। बिल्कुल, मेले से जुड़ी हुई यादें तो कुछ ऐसी चीज है कि मतलब वो कहीं भी ऐसा लगता है कि खत्म होने का इसका कोई यही नहीं है। बिल्कुल कोई अंत नहीं है। और प्रदर्शनी जो लगती थी, जो साल भर में एक बार लगती है, उसमें बड़ा एक खास होता था कि जब युवावस्था के लोग होते हैं वहां पर घूमते हैं, और जैसे बड़े मतलब एक टशन सा रहता है, बड़ा सबसे बढ़िया वाला कपड़ा पहन के जाया जाता था प्रदर्शनी, जैसे लगता था कि हमारे ही कपड़े की प्रदर्शनी लगी हुई है, सब लोग हम ही को देख रहा है। तो बड़ा अच्छा सा एक माहौल होता था, क्योंकि पहले के ज़माने में इतने हम लोग के पास मनोरंजन के साधन नहीं थे संगीता। तो क्या होता था कि हम लोग फिर इन मेलों का, खासतौर से ये जो प्रदर्शनी लगती थी, वो थोड़ा सा जैसा आधुनिक लगता था कुछ क्योंकि मेले तो थोड़ा सा अपने गांव जैसी चीज़ें लगती थी, और जब प्रदर्शनी लगती थी तो लगता था कि कुछ बाहर की चीज़ें भी आई हैं जिनको हम कभी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि टेलीविजन भी नहीं होता था, तो हम उसको कभी देख नहीं पाते थे, तो सामने से देखते थे। फिर वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें, खाना बनाने की बहुत सारे तरीके आते थे, इक्विपमेंट उपकरण आते थे, उनको भी देख के बड़े ऐसे आश्चर्य में देखते थे कि अच्छा ऐसे फटफट 2 मिनट में सारा काम हो जाता है ना, वो ऐसे ही दिखाते हैं। तो मतलब ऐसा होता है ना बुआ जी कि ऐसा लगता है कि बस जो मेला है वो अपना देखते रहे। हाँ, बस देखते रहे, और ऐसा लगता था जैसे अपनापन बहुत है उसमें। जी, बहुत अपनापन लगता था, बहुत अपनापन। ऐसा लगता था कि बस सब चीजें बहुत अच्छी हैं, और सब चीजें बड़ी सहज होती थी। पैसे भी बड़ा जुगाड़ते थे, भाई देखो ये खरीदना, अच्छा ये खरीदना, तुम्हारे पास कितना, अच्छा हमारे पास इतना है, तो चलो फिर चलते हैं। खाने पीने का अपना मजा होता था, और बचाते भी थे। अच्छा, छोटी छोटी उसमें एग्जीबिशन जैसी भी लगती थी, उसमें जैसे दिखा देते थे लड़की का जो है अलग से वो जादू भी दिखाते थे ना। एक लड़की बैठा देते थे, उसके शरीर में दिखाते थे करंट दौड़ रहा है, वो उसके हाथ में बल्ब दिया, जल गया। तो कुछ इस तरीके के भी चमत्कार होते थे। और भी बातें हम करेंगे, गीत सुनने फिर आगे बढ़े जी। काहे
इतना गुमान, छोड़िए ये मेला 2 दिन का। काहे इतना गुमान, छोड़िए ये मेला 2 दिन का। लेगी कितनों की जान, छोड़िए ये मेला 2 दिन का। काहे इतना गुमान, छोड़िए ये मेला 2 दिन का। काहे करता है प्यार छोड़वा ये मेला 2 दिन का। काहे करता है प्यार छोड़वा ये मेला 2 दिन का। जा जा डोरे न डार छोड़वा ये मेला 2 दिन का। काहे करता है प्यार छोड़वा ये मेला 2 दिन का। काहे इतना गुमान, छोड़िए ये मेला 2 दिन का। सुन, अरे जा जा जा, जरा सुन सुन, अरे जा जा जा। चल ठुमक ठुमक, जरा ठुमक ठुमक, चल ठुमक ठुमक, जरा ठुमक ठुमक। जरा सुन सुन, अरे जा जा जा, जरा सुन सुन, अरे जा जा जा। तेरी खातिर खोल के रखा है दिल का दरवाजा। पैया हम नहीं पड़ने वाले, मर्जी है तो आजा। बड़ा आया दिलदार छोड़वा ये मेला 2 दिन का। बड़ा आया दिलदार छोड़वा ये मेला 2 दिन का। जा जा डोरे न डार छोड़वा ये मेला 2 दिन का। काहे करता है प्यार छोड़वा ये मेला 2 दिन का। काहे इतना गुमान, छोड़िए ये मेला 2 दिन का। देख जरा ये खाली काटे जुल्फों की जंजीरें, बंधी हुई है इनमें तेरे जैसों की तकदीरें। अच्छा बाबा, ना समझे? देख जरा ये खाली काटे जुल्फों की जंजीरें, बंधी हुई है इनमें तेरे जैसों की तकदीरें। लुट जाएगा जहान, छोड़िए ये मेला 2 दिन का। लुट जाएगा जहान, छोड़िए ये मेला 2 दिन का। काहे करता है प्यार छोड़वा ये मेला 2 दिन का। तो भाई घूम लिया मेला हम लोगों ने। यानी धुन भी होती थी ना बुआ जी, अलग अलग धुनें मेले में जी अलग अलग धुन भी सुनाई देती है। हाँ, तो सब तरफ से, जैसे कि अभी उन्होंने बताया ना कि वो जादूगर वाले बैठते हैं, फिर कुछ उसके अंदर भी एक छोटा सा बच्चों का भी झूला लगा देते हैं, छोटा सा एरिया बना देते हैं जिसमें एकदम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी झूले लगे होते थे। उसमें अलग तरीके के गाने बज रहे होते हैं। अब बाइस्कोप भी तो दिखाते हैं। बाइस्कोप दिखाते हैं, वो अलग चीची चीची बजता रहता था। हाँ, नहीं जिसमें हम लोग ऐसे हाँ, तो उसकी तो धुन बिल्कुल बहुत फास्ट होता था ना, बहुत तेज बोलता रहता था वो। जी 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 जी, ऐसा हाँ, सही बात है ना। हाँ, हाँ। तो कुछ ऐसी चीजें होती थी और तो अलग अलग तरह से आवाजें भी वहाँ आती रहती थी। बहुत और तरीके कहीं वो के करतब दिखाने वाले होते थे, करतब दिखाने रस्सी पे वाले चलने वाले। जी हाँ, वो नट जिनको कहते हैं, लेकिन वो तो होते ही थे। उसके संग संग पूरे उसमें एक पैर में बांस बांध बांध के और खूब ऊंचे ऊंचे पजामा पहन के, नहीं जो आजकल नृत्य वगैरह में दिखाते हैं जोकर जैसे, घूमते रहते थे। हाँ, वो घूमते थे। तो उनका भी हम लोग को बड़ा आश्चर्य लगता था। फिर हम लोग
लोग घर में आके उसका रियाज करते थे कि कैसे ये लोग चल लेते हैं। हाँ हाँ लेकिन हम लोग नहीं चल पाए कभी हाँ, भी। हाँ, हाँ। और मेले से जो एक चीज बड़ी खरीदी जाती थी जी। बुआ जी, फिरकी तो सभी के हाथ में रहती जी थी। हाँ, बिल्कुल रहती थी। और बजाने वाला बाजा तो घर में आने के बाद बड़ा कान दर्द होता था। वैसे हमारे एक साथी ने याद किया है कि मेले में नजरबंद वाले भी आते थे, डराकर पैसे भी ले जाते थे। कितनी बार तुम फंसी हैं संगीता बिटिया? एक बार फंसी थी ना? हाँ, एक बार फंसे थे और बहुत बुरा डराते हैं बुआ जी, भागना पड़ता है बिल्कुल। तो मतलब भागना क्या पड़ता है, वो जो चीज मांगते हैं तुम घर से लाके देती भी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको याद है। और ना पकड़ो तो फिर वही हाल है कि हाँ। बस लुट जाओ। लुट जाओ और बिल्कुल आप फिर मतलब दूसरे दिन जो है वो भला नहीं हो सकता किसी तरह से। हाँ, तो जी। उसको देना जरूरी रहता था। जी। चाहे आप पैसे दीजिए, चाहे जो फिर मांग ले वो। हाँ, चावल भी दे सकते हैं, फिर उसको कपड़े भी लाकर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और हमारे साथी क्या याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि पहले के जमाने में समय समय पर जो मेलों का आयोजन होता था, अब बड़े शहरों में सिमटकर एक्सपो नुमाइश के रूप में आ गया। हालांकि गांवों या छोटे कस्बे में अभी भी होते रहते हैं। जो बात बचपन में देखे मेलों में थी, वो अब की एक्सपो नुमाइश में नहीं दिखती। गांवों की ट्रेडिशनल वस्तुएं बहुत आकर्षित करती थी। मिट्टी व लकड़ी की तरह तरह के खिलौने, रसोई में संबंधित वॉल हैंगिंग, सजावट की कलाकृतियां दिखाई देती थी। बड़े शौक से खरीद कर लाते थे। वैसे भी इन मेलों में घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में दिल्ली का हाट घूमना बहुत अच्छा लगता है। वहां पर एक बार लकड़ी के चूल्हे पर बनी बाजरे की रोटी, गुड़, दही खाया, बहुत मजा आया था। और देखिए एक और साथी ने लिखा है कि बचपन के मेले, प्रदर्शनी और झूले हमारे लिए वो आजकल डिज्नी वर्ल्ड से कुछ कम नहीं होते थे। जैसे ही शहर बाजार के किसी कोने में लगा, घर घर प्रचार वाले आकर प्रचार कर गए, मोहल्ले के लोगों का प्रोग्राम बनने लगता था और सभी मिलकर मेले प्रदर्शनी देखने जाते। आज की तरह इतने तरह तरह के झूले नहीं हुआ करते थे। जादू का खेल बाइस्कोप हुआ करता था, जिसमें फिल्म हीरो हीरोइन की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती थी और झूले से डर लगता था, पर खाना पीना तरह तरह के जो बाल में लगाने वाले जो आइटम्स, खिलौने, चूड़ियां और प्रदर्शनी में जाने का मुख्य आकर्षण यही हुआ करते थे। और माँ बहुत सामान खरीदती थी। रसोई घर में उपयोग में आने वाले किचन टूल्स, टिकली, बिंदी, टिकली यानी बिंदी की बात हाँ, बिंदी। टिकली, बिंदी तरह के लकड़ी के सामान, सिंदूर का जो था वो, और पूजा पाठ के सामान, बंगाल के स्टॉल से बंगाली तांत की साड़ी और उत्तर प्रदेश के स्टॉल मऊ की हैंडलूम की साड़ियों की प्रदर्शनी लगती थी। आज भी प्रदर्शनी मेले लगते हैं, पर सभी में वो बचपन वाला आनंद नहीं जुड़ पाता जब 8 आने में हम जी भर फोकचा खा लेते। बाल में लगाने वाले लव इन टोक्यो 25 पैसे में एक जोड़ी मिल जाता। जी हाँ, तो हमें लगता है ये फुचका, ये लिख रही है फोचका को, फोकचा की जगह इन्होंने अच्छा, गलती से लिख दिया फुचका होगा, यानी गोलगप्पा खा लेते थे। हाँ। तो भाई जी, साथी ने, समय तो बीतता है। हमारे साथी जिनके बारे में हमने सोचा कि उन्हें डर नहीं लगता, उन्होंने लिखा अब डर लगता है झूले में बैठने पर। वो बचपन के दिन थे जब बैठना बहुत अच्छा लगता था। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि 100 ग्राम मूंगफली छिलके वाली सिकी हुई लेकर पूरा मेला देखा जा सकता था। धीरे धीरे एक एक मूंगफली तोड़ो और चमक चमक देखो मेले की। लेकिन कोई करतब दिखाने वाले हैं तो उनमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा पहले के समय में। आज तो मेलों में कई स्थानों पर प्रवेश शुल्क भी लगा दिया गया है। हमारे साथी ने वही मौत का कुआं भी याद किया है, जिसमें पिंजरे में मोटरसाइकिल घुमाया जाता था। तो तरह तरह के झूलों की बात अब इनको समेट लिया जाए। और हाँ, और बुआ जी एक चीज और है हाँ। कि मतलब इतनी दूरी तक वो लगता था मेला जी। कि सुबह से शाम भी हो जाए, घूमते घूमते 4-6 घंटे हो जाए तो भी समझ में नहीं आता था। लेकिन अब बुआ जी समय समाप्त। हाँ, समय हो चुका है, तो सबसे इजाजत लेते हैं। सखी सहेली कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव और बुआ को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए नमस्कार। सखी सहेली।